Hello everyone, welcome to this learning platform. So, today we are going to start our first chapter, that is General Organic Chemistry. आप सभी को पता होगा कि ऑर्गेनिक हमारी एंटायर ऑर्गेनिक जो कि डिपेंड करती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स पर. जिन लोगों का अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज जीओसी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होगा, वो आगे जाके जब एडवांस हम ऑर्गेनिक के रिएक्शंस पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे, तब उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री with full energy. So let's begin. So basically जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या होगा, इसमें बेसिकली आपको पढ़ना होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने होंगे. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के अंदर जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, एसिडिटी, बेसिसिटी के भी कंसेप्ट आ जाते हैं. तो बेसिकली ये पोर्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डायरेक्ट भी क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं और इनडायरेक्टली भी हर रिएक्शन में हमको कहीं ना कहीं जीओसी के कंसेप्ट्स यूज होंगे. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बेसिकली इसमें हमको डिस्कस क्या करना होगा, इसमें हमको डिस्कस करना होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट फर्दर फॉलोड बाय हम डिफरेंट एप्लीकेशंस भी देखेंगे जहाँ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट यूज होंगे. एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देती हूँ. पहली कैटेगरी है इसके अंदर जो कि आएगी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट थ्रू पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट थ्रू सिग्मा बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट थ्रू सिग्मा पाई बॉन्ड. तो बेसिकली हमको ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट जो पाई बॉन्ड है उसके अंदर हम रेजोनेंस को डिस्कस करेंगे, सिग्मा बॉन्ड में हम इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस करेंगे एंड सिग्मा पाई बॉन्ड में हम हाइपर कॉन्जुगेशन को डिस्कस करेंगे. एंड फॉलोड यही इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे हम आगे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, कुछ रिएक्शंस में लगा के देखेंगे कि जीओसी कैसे अप्लीकेबल हो रही है. ओके, सो सबसे पहले तो हमको यही क्वेश्चन अराइज होना चाहिए दैट why we study electronic displacement. Okay, so why we study electronic displacement. तो सबसे फर्स्ट रीजन मैं इसका एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे फर्स्ट है to explain the chemical properties of molecules. बेसिकली हम जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली रिएक्टिविटी को बताती है. जस्ट बिकॉज केमिकल्स आप देखते होंगे तो आप उनकी रिएक्टिविटी देखते होंगे कि कैसे रिएक्ट करेगा, मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो यही सब चीज़ें केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है. ओके, सो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि जो हमारा फिनॉल होता है, फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर ये क्या बनाया, मैंने फिनॉल बनाया, फिनॉल के साथ अगर मैं किसकी रिएक्शन कराऊँ, इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराऊँ, तो ये जो मेरा फिनॉल है ये इलेक्ट्रोफाइल को या तो सेकेंड पोजीशन पे लगाएगा या फिर ये फिनॉल इलेक्ट्रोफाइल को फोर्थ पोजीशन पे अटैच करेगा. ओके, आप लोगों को इतना बेसिक्स तो पता होगा कि ये फिनॉल अगर OH यहाँ लगाए तो ये वाली जो पोजीशन कहलाती है सेकेंड पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, ये पोजीशन कहलाती है मेटा एंड ये पोजीशन कहलाती है
पैरा, पर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट लगा होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में ही आप ऑर्थो पैरा मेटा बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि कैसे फिनॉल, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग आया। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को अभी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में नहीं पता होगा, तो हम इसकी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स लिया मैंने, इलेक्ट्रो और वर्ड फाइल, बेसिकली ये दो पार्ट से मिलके बना है, इलेक्ट्रो प्लस फाइल। इलेक्ट्रो मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रो मीनिंग होगा इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीनिंग होगा लव। तो बेसिकली हमें जनरली पता है कि हमें उन्हीं चीज़ों से ज़्यादा प्यार होता है जो हमारे पास नहीं होती। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन लविंग है। इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसका मीनिंग क्या है, इसके पास किसकी डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। कौन होते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, दैट इज attacks where there is availability of electrons, where there is availability of electrons। ओके, तो ये हमारा यहाँ से क्या निकला, इलेक्ट्रोफाइल को लेके कंसेप्ट निकला। तो बेसिकली मेरे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना पसंद करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को कैसे डिनोट करते हैं, ई और साथ में प्लस लगा देते हैं। ओके, इसके अपोजिट हमारे क्या होते हैं, इसके ही अपोजिट होते हैं हमारे पास क्या, न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, वर्ड न्यूक्लियो और फाइल, न्यूक्लियो मीनिंग क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मीनिंग न्यूक्लियस, अगेन फाइल मीनिंग लव और लविंग, दैट इज न्यूक्लियस लविंग। अब हमको पता है न्यूक्लियस क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस लविंग मीन्स यहाँ पर मेरे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज लविंग है। तो बेसिकली ये कहाँ जाना पसंद करेंगे, ये बेसिकली मेरे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी, electron rich species, that is attacks where there is deficiency of, where there is deficiency of electron। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हुआ हमारे पास यहाँ पर कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल को जनरली हम NU से रिप्रेजेंट कर देते, कुछ लोग यहाँ पे लोन पेयर बना देते, कुछ लोग नेगेटिव चार्ज बना देते, तो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कर सकते। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का डिस्क्रिप्शन। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया, और हमें पता है कि ये जो फिनॉल है, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग मेरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। लेकिन इतनी सारी पोजीशन ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होने के बाद मेरा अटैक जो है सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्यों हुआ, इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। हम अभी ये बता रहे हैं कि हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, तो हमें इसी चीज़ को समझने के लिए ये पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, तो ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड, इसी का ही एक और पार्ट है, टू एक्सप्लेन द stability, to explain the stability of molecules, to explain the stability of molecules। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक ये बनाया A, दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ये बनाया B, एंड थर्ड मैंने बनाया, ये थर्ड बनाया C। अब अगर मैं इसका क्या करती हूँ, स्टेबिलिटी को अरेंज करूं, अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी को ऑर्डर अरेंज करूं, क्या अरेंज कर रही हूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में आप देखेंगे कि मेरा सबसे ज़्यादा स्टेबल आएगा A,
इसके बाद देन स्टेबल आएगा C एंड लास्ट में आएगा B। तो अभी फिलहाल आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि A B C का जो ऑर्डर मैंने लगाया है A C B क्यों लगाया है, लेकिन जैसे ही हम ऑर्गेनिक के कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे हमको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अपना फर्स्ट पार्ट दैट इज रेजोनेंस। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्या, रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। इसके में सबसे पहली जो कंडीशन आती है वो यही आती है कि हाउ रेजोनेंस अकर्स, हाउ रेजोनेंस अकर्स। ओके, रेजोनेंस कैसे होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो कंडीशंस है, बेसिकली मैं कंडीशंस डिस्कस करती हूँ। ओके, फर्स्ट कंडीशन आएगी मेरी, फर्स्ट कंडीशन है ऑल द p orbitals must be adjacent to each other। ठीक है, सारे p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से एडजेसेंट होना चाहिए आपका, तभी रेजोनेंस होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ये C ये C बनाया मैंने, डबल बॉन्ड H2, यहाँ सपोज H ले लिया, अगेन यहाँ H, डबल बॉन्ड CH2। इसका अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊँ तो C ये बनाया, ऐसे बनाया, फिर ऐसे और ये ऐसे। तो अगर आपको दिखेगा तो सारे p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के एडजेसेंट बने हुए। लेकिन इसके अलावा मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, CH, यहाँ पर सपोज मैंने डबल बॉन्ड लगाया, अगेन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, यहाँ पर अगर हम देखेंगे अगेन सिंगल डबल सिंगल हो गया है। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर से इतना सा इरेज कर देती हूँ एंड CH2 इसको भी ले लेते हैं हम, CH2 ऐसे करके कुछ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी मैं थोड़ा सा करके नेक्स्ट इसको ले लेती हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये कर देती हूँ CH और ये CH2। ठीक है, ये हुआ। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो C हाउ मेनी C, 1 2 3 4 5, ये 5C बना दिए मैंने। फर्स्ट वाले का तो आएगा p ऑर्बिटल, सेकेंड वाले का भी p ऑर्बिटल आएगा, थर्ड वाले केस में कोई भी p ऑर्बिटल मेरा इन्वॉल्व नहीं है, और लास्ट में यहाँ आएगा p ऑर्बिटल और यहाँ आएगा। अब चूंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल मिसिंग है तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। क्या होगा, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट में p ऑर्बिटल्स नहीं है। तो ये मेरी क्या हो गई, फर्स्ट कंडीशन हो गई रेजोनेंस की, दैट इज ऑल p ऑर्बिटल्स मस्ट बी इन द सेम, मस्ट बी एडजेसेंट टू ईच अदर। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है all the p orbitals should be in the same plane। सारे p ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक ही प्लेन में होने का मतलब क्या है, हम देखते हैं। एक ही प्लेन में होने से मतलब है, फॉर एग्जांपल ये C और ये C, ये मैंने एक p ऑर्बिटल बनाया, ये दूसरा, ये एक और बनाया और ये एक और बनाया। अब हम ध्यान से एक और बनाना चाहे तो ये बना सकते हैं। अब देखेंगे तो जनरली हमारे जो p ऑर्बिटल्स रहते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, z x y। अगर मैं p ऑर्बिटल ऐसे बनाऊंगी, जनरली हम ये जो रहता है ये वाली एक्सिस को क्या लेते हैं, ये वाली एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस z मान लेते हैं, इसको x। ये क्या आ जाएगा मेरा
पी एक्स, और अगर इन केस मैंने ऐसे बनाया तो ये क्या हो गया पी जेड, और अगर मैंने इसको ऐसे बनाया तो ये मेरा क्या हो गया पी वाई। तो कंडीशन ये है कि मेरे सारे पी ऑर्बिटल्स क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। सेम प्लेन से मतलब देखा जाए तो ये तो मेरे एक ही प्लेन में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं मेरे पी एक्स पी एक्स पी एक्स रहेंगे, ये क्या रहेगा पी एक्स, ये भी पी एक्स, लेकिन ये प्लेन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो क्या होगा अब यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। क्या होगा, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। ओके कैसे होना चाहिए, सारे सेम प्लेन में होंगे तभी मेरा क्या होगा, रेजोनेंस पॉसिबल होगा। ओके तो यहाँ तक क्लियर हुआ। बेसिकली टू कंडीशंस थी कि जहां पर रेजोनेंस होना पॉसिबल है। पहली कंडीशन, ऑल द पी ऑर्बिटल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एंड सेकंड कंडीशन इज ऑल द पी ऑर्बिटल्स शुड लाई इन द सेम प्लेन। सारे पी ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में होने चाहिए। ओके तो अब यहाँ पर हम जो रेजोनेंस डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वेयर या फिर व्हेन रेजोनेंस अकर्स। अब ये तो देख लिया कि कंडीशन की ये चाहिए, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे रेजोनेंस होगा और कहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। तो इसके लिए मैं ब्रॉडली इसको 4 to 5 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। ओके सबसे फर्स्ट पार्ट होगा यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर पाई रेजोनेंस, लोन पेयर पाई रेजोनेंस। सेकेंड पार्ट आएगा इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव चार्ज पाई रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज पाई रेजोनेंस। थर्ड आएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज पाई रेजोनेंस, थर्ड हम देखेंगे वेकेंट ऑर्बिटल पाई रेजोनेंस, ओके देन हम फोर्थ देखेंगे पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस। एंड लास्ट देखा जाए तो वेकेंट ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन का निकलना, अगर इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, वेकेंट ऑर्बिटल बच जाएगा। एंड लास्ट हम देखेंगे क्या, फ्री रेडिकल पाई रेजोनेंस, फ्री रेडिकल पाई रेजोनेंस। ओके सो ये मैंने 5 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया है, जिनमें हमको क्या पढ़ना होगा, एक एक करके रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करना होगा। ओके सो हम 1 by 1 इनको यूज करेंगे और देखेंगे कैसे कर सकते हैं। यहीं आपको आंसर भी मिलेगा आपका सबसे पहला कि वाई फिनॉल इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। सो नेक्स्ट वी प्रोसीड। तो सबसे पहले हम किसको ले रहे हैं, सबसे पहले हम ले रहे हैं लोन पेयर पाई रेजोनेंस, ओके लोन पेयर पाई रेजोनेंस में बेसिकली हमको क्या देखना होगा कि कैसे लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में या पाई पी ऑर्बिटल के बीच में रेजोनेंस होगा। ओके तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, एक नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेती हूँ। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। ओके नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी क्या आएगा, 1s2 2s2 एंड 2p3 ये होगा। अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगी तो ऑर्बिटल डायग्राम जनरली 1s2 को तो इग्नोर कर देते हैं, हम क्या बनाएंगे, ये बनाया है 2s2 एंड क्या बनेगा, ये मेरे पास साथ में बनेगा 2p3। ओके ये हो गया 2s2 एंड 2p3। अगर मैं इसकी बात करूं, सपोज मैंने यही कंपाउंड लिया H
H और ये H, ये बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है, अमोनिया का स्ट्रक्चर है। और अमोनिया का जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है जो ऑर्बिटल्स होते हैं सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। और मिक्सिंग होने के बाद जिन ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है वो अपनी एनर्जी कम कर लेते हैं, और जिन ऑर्बिटल की एनर्जी कम है वो अपनी एनर्जी बढ़ा के और सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल जनरेट कर देते हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड देन फिर चाहे आपके पास s हो चाहे p हो, सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। ओके अभी हमको यहाँ पर डिस्कस नहीं करना, हम ये चीज़ केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से समझेंगे। ओके तो यहाँ पर मुझे पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, लेकिन ये बनता कैसे है। तो देखो अगर आप ग्राउंड स्टेट की बात करोगे, ये मैंने क्या करा, ग्राउंड स्टेट पे मेरा ऐसा था, ये क्या करा, ये ग्राउंड स्टेट पे मेरा ऐसा था। ओके लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा इसको कुछ एनर्जी मिलेगी, तो इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, और ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग जैसे ही होगी तो यहाँ पर क्या होंगे, ये सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से बनता है मेरा क्या, इसका नाम दे देते, ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इनका नाम कंबाइन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके तो ये मेरा क्या हो गया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। ओके अब लेकिन ये तो नॉर्मल कंडीशन थी, जब आपके पास ऐसी कंडीशन आएगी तो इस केस में दो वर्ड चलता है, डीलोकेलाइज्ड और लोकेलाइज्ड। आप जनरली बोलते हो जो जिस जगह का होता है हम उसको, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं कि भाई ये लोकल है, मतलब ये इसी जगह का है, दैट इज लोकेलाइज्ड है। और डीलोकेलाइज्ड मतलब जो कहीं से बाहर से उस जगह पर आया है, मतलब क्या करेगा, वो अपनी पोजीशन इधर उधर चेंज कर सकता है। ठीक वैसे ही अगर मेरे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम पर बैठे हुए हैं, वहां से कोई मूवमेंट कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हम उनको बोलते हैं क्या, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर वही इलेक्ट्रॉन एक एटम से फर्दर दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथे एटम पर डिस्प्लेसमेंट कर रहे, अपना मोशन शो कर रहे, उसको हम बोलेंगे क्या, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है इनको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली ये कहलाएंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके अब हमको तो मेनली जब भी हमारा रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस में वी गेट डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हम नेक्स्ट केस देखेंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का। ये पहला केस देखा मैंने जिसमें ये क्या था, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन था। दूसरा केस देखती हूँ मैं, दूसरे केस में मैंने क्या बनाया, CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ बनाया मैंने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3 वैलेंसी कर सकता है, और साथ में इसके पास अब क्या है, देखा जाए तो यहाँ पर ये लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर बना दिए मैंने। चाहो तो यहाँ पर अगर मैं इसको अभी ना डिनोट करके सीधे ऐसे बना देती हूँ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। और ये अब आपसे पूछेंगे कि ये वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन मेरे डीलोकलाइज्ड है कि लोकलाइज्ड है, तो हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो कैसे होगा, ये आपने बनाया, ये क्या था भाई, ये 1 2 3 4, ये कौन सी स्टेट थी भाई, ग्राउंड स्टेट थी। अब क्या होगा ना, यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल से देखा जाए तो इनके ये ऐसे बनेंगे, ये ऐसे बनाया आपने, नाइट्रोजन H H, भाई इन सब के साथ भी H लगे हुए हैं। अगर मैंने नहीं लगाया इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ भी H लगे हैं नहीं लगाए हैं ऑर्बिटल के साथ, इसका मतलब ये नहीं कि H गायब हो गया, H उसके साथ अटैच है। ओके अब आते हैं ये वाले लोन पेयर। यहाँ पर ये लोन पेयर कहाँ किसका पार्ट है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का पार्ट है। अगर ये लोन पेयर मेरे किसी तरह p ऑर्बिटल में होंगे तो इनमें रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है तो अब यहाँ पर जो मिक्सिंग होती है, यहाँ पर जो ये बॉन्ड बने इसके थ्रू एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने के कारण ये वाला ऑर्बिटल मेरा यहाँ शिफ्ट कर जाता है। और जब मेरा ये ऑर्बिटल शिफ्ट करेगा तो शिफ्ट करके ये क्या बन जाएगा, ये तीनों ऑर्बिटल मिक्सिंग करके ये बनाएंगे और एक ऑर्बिटल यहाँ, तो ये क्या बचे, सिंगल सिंगल बचे, और ये वहाँ उठ के ऐसे हो गया। ओके तो यहाँ पर ये क्या थे, S था, और ये क्या थे, P के ऑर्बिटल्स थे तीनों,
ये तीनों p के ऑर्बिटल्स। अब ये क्या बन गया, ये s का एक ऑर्बिटल और ये p के दो ऑर्बिटल और ये बचा हुआ एक p का ऑर्बिटल, तो ये sp2, यहाँ पे ये क्या थे, sp3 थे, ये बन गया sp2 और ये लोन पेयर किस में आ गए, p ऑर्बिटल में। तो क्या मैं इसको फिर ये लोन पेयर को p ऑर्बिटल में इस तरह से बना सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल बना सकती हूँ, क्योंकि ये तो मेरा बन गया sp2, ये दो H और एक C के साथ जो बॉन्ड बना वो बन गया मेरा sp2, और ये वाले जो लोन पेयर आ गए अब ये किस में आ गए, नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में। तो अब ये आराम से यहाँ पर रेजोनेंस कर सकते हैं। और देखो अब ये यहाँ से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये वाले पे यहाँ पर था, यहाँ भी शिफ्ट हो रहा है, यहाँ भी शिफ्ट हो रहा है, तो ये वाले जो लोन पेयर आएंगे ये क्या कहलाएंगे, आपके डीलोकेलाइज्ड। ये कैसे रहेंगे, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ओके तो हमने क्या देखा, एक लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स का केस देख लिया और दूसरा किसका केस देख लिया, डीलोकेलाइज का। ओके अब नेक्स्ट हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि ये लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड है। तो क्वेश्चन मैं देती हूँ क्या है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन्स present on electron present on nitrogen are localized or delocalized, डीलोकेलाइज हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला एग्जांपल लेती हूं मैं, ये नाइट्रोजन बनाया, ये H बनाया। ओके दूसरा एग्जांपल लेती हूं मैं, ये नाइट्रोजन बनाया, ये H और ये H और ये लोन पेयर। ओके थर्ड एग्जांपल मैं देती हूं कुछ ऐसा, NH2, ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड। आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन है और कौन से डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन है। देखिए सबसे पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, हमारे पास लोन पेयर होने चाहिए और लोन पेयर के पास क्या होना चाहिए, बाजू में ही एडजेसेंट में ही पाई बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि हमने सबसे पहला केस यही पढ़ा है, लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस। ओके मेरा कहने का मतलब ये सपोज कोई एटम A है और ये कोई एटम B है, ठीक है, तो ये वाले A एटम के पास होने चाहिए लोन पेयर और B एटम के पास क्या होना चाहिए, बेसिकली p ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी क्या करेगा, रेजोनेंस पॉसिबल होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे समझूं C और ये NH2, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया H और ये CH2। दूसरा एग्जांपल है CH2 NH2, यहाँ पर लिया डबल बॉन्ड CH2 और ये H, ठीक है, ये दो केस मैंने दिए। तो आप देखिए यहाँ पर ये लोन पेयर तो मिल गए, बिल्कुल ठीक है, लोन पेयर मिल गए, लेकिन क्या पाई बॉन्ड है एडजेसेंट में? अगर हम इसको देखें तो यस, ये sp2 ऑर्बिटल आ रहा है, मींस इसके पास क्या है, ये पाई बॉन्ड मिल गया ये वाले कार्बन को, तो यहाँ तो रेजोनेंस पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये नाइट्रोजन से और ज़्यादा दूरी पर है, मींस एडजेसेंट में नहीं है। और हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ऑल द p ऑर्बिटल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के पास में होंगे कभी तो ही उनमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल यहाँ पर तो है लेकिन इसके पास में नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई देखिए इसमें तो सिर्फ लोन पेयर दे दिए हैं, कोई p ऑर्बिटल ही नहीं है, कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है, तो यहाँ पर तो ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसे बन जाएंगे, ये बन जाएंगे लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ओके यहाँ पर देखते हैं, ये लोन पेयर थे, यहाँ पे ये देखो जस्ट लोन पेयर के पास में ये वाले कार्बन के पास क्या आया, पाई बॉन्ड आ गया, आराम से ये क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा और ये क्या बन जाएंगे, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया, ये डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हम आगे देखते हैं, यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन में इसके पास पाई बॉन्ड आ रहा है, पाई बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ओके
क्लियर है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके अंदर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। सी हो गया, इसी में आगे पार्ट बढ़ा लेते हैं डी। अगर मैं आपसे पूछूं ये नाइट्रोजन, ये ऐसे आ गया, ठीक है, यहाँ मैंने ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ये ई ले लेती हूँ, ई में मैं एक और ले लेती हूँ, सपोज यही, ओके। तो ये क्या है बेसिकली, अगर आपको पता हो तो ये हमारा क्या है, पिरोल है, पिरोल या पायरोल आप जो भी बोलते हैं वो है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पायरोल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है नाइट्रोजन के, वे लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड है, तो आपको पता है कि मेरा पायरोल कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी हम एरोमेटिसिटी को भी डिस्कस करेंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। पायरोल क्या है, एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक होने के लिए हकल रूल फॉलो करता है, ठीक है। अगर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है अभी, तो हमको तो सिर्फ लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड पता करना है। ये नाइट्रोजन लोन पेयर है, नाइट्रोजन के जस्ट एडजेसेंट में ये वाला कार्बन ले लो या ये वाला कार्बन ले लो, दोनों क्या है, पाई बॉन्ड है। दोनों के पाई बॉन्ड होने की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएंगे मेरे, डीलोकेलाइज्ड, ओके। ये क्या हो जाएंगे, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ये वाले क्या हो जाएंगे, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, आप आसपास कोई भी पाई बॉन्ड वाला एटम प्रेजेंट नहीं है, तो ये मेरे इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन मेरे हो जाएंगे कैसे, ये इलेक्ट्रॉन मैं ले लूंगी, ये इलेक्ट्रॉन मेरे हो जाएंगे कैसे, जस्ट वेट मिनट, ओके। तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे बेसिकली हम डी वाला एग्जाम्पल देख रहे थे, जिसमें हम पिरोल का केस डिस्कस कर रहे थे, नाइट्रोजन एच, ये लोन पेयर, ये हो गया। एंड सेकेंड एग्जाम्पल हम किसका देख रहे थे, सेकेंड एग्जाम्पल हम बेसिकली इसका देख रहे थे, ओके। तो मैंने बोला था कि यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इसके जस्ट पास में जो एडजेसेंट कार्बन है ये क्या है, पाई बॉन्ड है इसके साथ, ठीक है। पाई बॉन्ड होने के कारण ये बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, ये कैसे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये मेरे हो जाएंगे डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। एंड चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है एडजेसेंट में, तो ये कैसे हो जाएंगे मेरे, ये मेरे हो जाएंगे लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब सेम हमने जैसे नाइट्रोजन के लिए डिस्कस किया है, वैसे कि वैसे हम ऑक्सीजन के लिए देखेंगे और फॉस्फोरस के लिए, जो भी लोन पेयर कंटेनिंग एटम्स है उनके लिए हम डिस्कस कर सकते हैं। इससे पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि अगर किसी स्पीशीज के पास लोन पेयर होता है तो वो किस किस तरह से बिहेव कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ए के पास क्या है, लोन पेयर, कोई ए एटम है उसके पास लोन पेयर है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था न्यूक्लियोफाइल मेरे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। उन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो ऐसी जगह पर अटैच होना पसंद करते हैं जहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। तो अगर मेरे किसी एटम के पास लोन पेयर अवेलेबल है तो वो कैसे बिहेव कर सकता है, वो मेरा कैसे बिहेव कर सकता है, वो मेरे कर सकता है एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। कैसे बिहेव कर सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, और सिंपल बोले तो लोन पेयर डोनर हो सकता है। लोन पेयर डोनर मींस इलेक्ट्रॉन डोनर बोल सकते हैं हम, इसी चीज को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर बन सकता है वो, ओके। लोन पेयर डोनर या फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। एंड थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कैसे बिहेव कर सकता है, ये कर सकता है एक्ट्स एज अ बेस।
कैसे बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। आपको नॉर्मल लुईस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्ट्स एज बेस एज पर लुईस एसिड बेस थ्योरी। ओके, लुईस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या हो सकता है, बेस की तरह भी क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है। कैसे बोल सकती हूँ मैम, आपने जनरली एसिड बेस थ्योरी पढ़ी होगी। सबसे इनिशियली आर्हेनियस थ्योरी पढ़ते हैं आप, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी पढ़ते हैं, देन थर्ड पे लुईस एसिड बेस थ्योरी पढ़ते हैं। हम आगे थ्योरी का डिस्कस नहीं करेंगे, अभी प्रेजेंट नीड हमारी लुईस एसिड बेस थ्योरी के। तो लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, एंड लुईस बेस वो होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या फिर लोन पेयर डोनेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो बेसिकली यहाँ पे एक्ट्स एज अ बेस एज पर लुईस एसिड बेस थ्योरी। आप इनको नॉर्मल बेस नहीं बोल सकते, आप इनको क्या बोलोगे, ये क्या है, लुईस बेस है। ओके, तो यहाँ पर अब आपको समझ में आएगा कि कौन अच्छे बेस होंगे, जो अपने लोन पेयर इजीली डोनेट करेंगे वो अच्छे बेस होंगे, जो इजीली डोनेट नहीं कर पाएंगे वो क्या होंगे, अच्छे बेस नहीं होंगे। तो इसी से रिलेटेड मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज मोर बेसिक, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोर बेसिक। तो मैं एग्जाम्पल में आपको दे रही हूं, ये ले लिया मैंने एक एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रही हूं आपको ये वाला, ये नाइट्रोजन लोन पेयर। ओके, क्या पूछा है, ज्यादा बेसिक, ऑब्वियसली लुईस बेस की बात कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब देखो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, जब वो कोई दूसरे स्पीशीज बोले या दूसरे किसी मॉलिक्यूल को क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। जितना ज्यादा दूसरे को डोनेट करेगा उतना अच्छा क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा। क्या बोला मैंने, जितना ज्यादा अच्छा क्या करेगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतना अच्छा बेस होगा, उतना अच्छा क्या होगा, मेरा बेस होगा। ठीक है, आपको ये लाइन याद रखना, इसलिए मैंने हिंदी में लिखी है, जस्ट टू हाईलाइट दीज वर्ड्स। ओके, हम देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लोन पेयर है हमें पता है इसके बाजू में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ गया, मींस पाई बॉन्ड आ गया। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ इसको देगा और ये यहाँ इसको। अभी ये जो मैं एरोज लगा रही हूँ बेसिकली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम नेक्स्ट अभी आगे जाके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो क्या होगा, ये वाले जो ये ऑर्बिटल आएगा, ये आएगा, यहाँ पर ही आएगा, ये क्या करेंगे, आपस में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। लेकिन ये वाले जो लोन पेयर है ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पे ही अवेलेबल है, यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली जो स्पीशीज थी, कौन सी, ये जो मैंने स्पीशीज बनाई, नाइट्रोजन H, यहाँ पर लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड, इसको क्या करना पड़ेगा, अपने घर में भी लोन पेयर देने पड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये कौन है, बेसिकली इसके पास है क्या, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और इसके पास क्या है, अभी हमने देखा था इसके पास है लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन मतलब अगर किसी बाहर वाले को उधार चाहिए और घर वाले को उधार चाहिए, तो आप पहले कोशिश करेंगे कि अपने घर के लोगों को उधार दें, हम बाद में किसी बाहर वाले को पैसे दें। तो जब भी कभी आप बाहर वाले को, अपने घर के लोगों को छोड़ के बाहर वाले को देते तो आप महान बनते। तो ठीक वैसे ही जो नाइट्रोजन बाहर डोनेट ज़्यादा कर पाएगा वो अच्छा बेस बन जाएगा, और जो सिर्फ घर में ही डोनेट करके रह जाएगा तो बाहर कम डोनेट करेगा तो वो क्या होगा, वीक बेस होगा। तो ये क्या होगा, बेसिकली ये वाला क्या कहलाएगा फिर मेरा, मोर बेसिक। ये क्या बन जाएगा मेरा, मोर बेसिक। तो सिंपल कंसेप्ट है कि अगर लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन
प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, तो वो क्या होंगे, मोर बेसिक एज, ये कंपैरिजन में, एज कंपेयर्ड टू delocalized इलेक्ट्रॉन, एज कंपेयर टू delocalized इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बेसिकली हमने देखा यहाँ पे, हमने रेजोनेंस के थ्रू एक एसिडिक और एक बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर ली। कैसे कि अगर ज़्यादा लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होंगे तो बेसिक ज़्यादा होगा, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो बाहर डोनेट नहीं कर पाएगा, तो बेसिक कैरेक्टर इतना ज़्यादा नहीं होगा। ओके, सिमिलरली हम ऐसा ऑक्सीजन के साथ भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 और ये कितना आ जाएगा 2p4। इसके ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, अब हम एक साथ बना लेते हैं। नॉर्मल ये मैंने पहले बनाए, ये बन गया ऑर्बिटल, ये कितना आ जाएगा 1 2 1 2 1 1। ठीक है, ये क्या था, ग्राउंड स्टेट का था। जब ये अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है तो ये कैसे बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये क्या हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ये क्या बना देगा 1 2 1 2 1 1। ये क्या बना, अगेन sp3 बना। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारे पास, H2O। कैसे, आप ऑक्सीजन बनाते हो H और H, और क्या बनाते हो साथ में, ये दो लोन पेयर बनाते हो। ये दोनों लोन पेयर क्या हैं, अलग अलग है। क्यों, क्योंकि देखो एक S का है और एक I में आता है, P में आता है, तो बेसिकली ये अब तो क्या पूरा sp3 कंबाइन हो गया, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल बना दिया। तो ये क्या हुआ, बेसिकली दो लोन पेयर के साथ नॉर्मल बन गया हमारा क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसके अलावा नेक्स्ट देखती हूँ मैं, तो नेक्स्ट क्या बनाऊंगी, नेक्स्ट अब हम लेते हैं इसी में एग्जाम्पल H2O लिया। अगर मैंने इसमें क्या कराना है, मुझे इसमें रेजोनेंस कराना है। ठीक है, अगर इसमें रेजोनेंस कराना है तो फिर से ये वाले ऑर्बिटल्स बनाए मैंने नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पे, तो यही था 1 2 3 4 5 6, ये ग्राउंड स्टेट पे हुआ। इसका एग्जाम्पल मैंने कैसे ले लिया, जैसे नाइट्रोजन का लिया था हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या आ गया, सपोज OH, और ये साथ में क्या लगे, लोन पेयर लगे। इस केस में क्या होगा, अगेन यही होगा, ये वाला एक उठ के कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले गया। तो अगर मैं इसके फिर ऑर्बिटल्स बनाऊंगी तो कैसे बनेंगे, 1 इधर आ गया, ये 1 1 और ये क्या बचा, ये कुछ ऐसा हो गया। ओके, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा sp2 और ये किस में आ गए, p ऑर्बिटल में आ गए। ठीक है, इज दैट क्लियर। क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ शिफ्ट कर जाएगा विथ सम एनर्जी, और यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया sp2 और p। अब अगर मैं बनाना चाहूँ इनके ऑर्बिटल्स, तो ये ऑर्बिटल्स भी कैसे बनेंगे, ये p ऑर्बिटल था, ये भी p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, और यहाँ पर ये h के साथ आएगा और एक ये लोन पेयर, ये वाले लोन पेयर इधर। ये तो क्या बन गया भाई, ये तो अपना sp2 बना लिया इसने। sp2 बनाने के बाद ये क्या आ गए, p ऑर्बिटल्स में लोन पेयर आ गए। अब क्या होगा, ये आराम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। तो इस केस में ये कौन से कहलाए, ये कहलाए डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का केस देख लिया, जिसमें क्या था, ये लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड हो रहे थे। ओके, इसके बाद हम इसके 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, अब इससे एक चीज समझ में आ गई होगी, जब भी कोई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा, ये वाले ऑक्सीजन का sp2। सिमिलरली जब हम नाइट्रोजन के केस में बात करेंगे तो नाइट्रोजन के अगर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो वो भी क्या कहलाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज कहलाएंगे। एक हम शॉर्ट में समरी बना लेते हैं। समरी में सबसे पहले लिखते हैं क्या, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। पहले लोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे हमारे, मोर बेसिक। एक कंसेप्ट हमने ये पढ़ा, ये ओवरऑल समरी देख रहे हैं अभी तक की। ठीक है, मोर बेसिक, और साथ में इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, और अगर इसी के कंपेयर में हम दूसरा देखें, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, क्या देखें, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाएंगे, लीस्ट बेसिक कहलाएंगे, लीस्ट बेसिक, और साथ में ये क्या होंगे,
ये होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे मेरे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, sp2 क्या कहलाएंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is sp2 or sp3 hybridized? Which of the following is sp2 or sp3 hybridized? ओके, क्वेश्चन मार्क। सबसे फर्स्ट देखते हैं हम इसमें, तो ये सारे एग्जाम्पल्स में हमें सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा जो एटम के ऊपर लोन पेयर है sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब लोन पेयर बेसिकली अगर लोन पेयर इन्वॉल्व हुआ तो पूरा, अगर लोन पेयर क्या होगा, लोकेलाइज्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो फिर sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होगा। और अगर लोन पेयर मेरा क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, दैट इज डीलोकेलाइज्ड होगा, तो फिर वो क्या कहलाएगा, मेरा sp2 हाइब्रिडाइज कहलाएगा। ठीक है, जैसे क्या होगा, अब अगर ये लोन पेयर है, इसके पास बाजू में क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा। ओके, तो इसके कारण ये कौन सा आया मेरा sp2 हाइब्रिडाइज। क्यों, क्योंकि डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन है, इसके पास यहाँ पर कोई भी क्या है, पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है वो एडजेसेंट में नहीं है, एक कार्बन छोड़ के उसके एडजेसेंट में, तो ये भी अगेन क्या कहलाएगा, sp3, जस्ट बिकॉज हमारी रेजोनेंस की कंडीशन थी कि ऑल द p ऑर्बिटल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये वाले जो लोन पेयर है ये भी क्या है, यहाँ पे आराम से रेजोनेंस कर लेंगे, तो ये भी क्या आएंगे, sp2 डीलोकेलाइज्ड है। ये वाले भी, ये देखो, ये कार्बन एडजेसेंट है, ये ऑक्सीजन के जस्ट तुरंत क्या है, sp2 आराम से होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या करेगा, आराम से डीलोकेलाइजेशन कर लेगा। ओके, तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन मेरे लोकेलाइज्ड है और कौन से इलेक्ट्रॉन मेरे क्या हैं, डीलोकेलाइज्ड है। ओके, तो यहाँ तक का तो ये केस हो गया। अब हमने यहाँ पे जितने भी केस देखे, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूँ, F जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज पिरिडीन। अगर आपको किसी ने पिरिडीन दे दिया और अब पूछा कि ये इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड है, तब आप क्या आंसर देंगे। तो बेसिकली ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट होगा और यहाँ पर हमारा पूरा की पूरा पाई लोन पेयर पाई रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाला टॉपिक देखेंगे, दैट इज नेगेटिव चार्ज पाई रेजोनेंस, एंड फर्दर फॉलोड हम पूरा रेजोनेंस उसमें कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो हम ये लास्ट टॉपिक देखते हैं। इस केस में आप क्या बोलोगे, देखो अभी तक हमारे पास जितने भी एग्जाम्पल आ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आपने ये लेके रखा था, यहाँ पर क्या था, ये नाइट्रोजन H और ये क्या थे आपके पास, लोन पेयर थे। तो आप इनको ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, आप क्या बोल रहे थे, उनको sp2 और sp3 बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर इसमें मैं डीलोकेलाइजेशन और लोकेलाइजेशन हटा ही दूँ, तो आप सिंपल इसको देख के क्या बोलेंगे, ये अमोनिया के जैसा स्ट्रक्चर बन गया, 1 2 3 और ये 4। अगर 4 स्टेरिक नंबर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाता है, सिंपल sp3। होना क्या चाहिए था, sp3। देखकर जनरल देख के तो कोई भी sp3 बोलेगा, sp3 में, लेकिन अगर क्या होता है, मेरा डीलोकेलाइजेशन हो जाता है, डीलोकेलाइजेशन हो जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन मेरा क्या हो जाता है, sp2। और अगर ये मेरा लोकेलाइज्ड ही है इलेक्ट्रॉन, क्या है,
लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये क्या बनेगा, sp3 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फिर यहाँ पे काउंट होगा पूरे इसके फिगर में, ठीक है। लेकिन अगर डीलोकलाइज है तो बचा ही नहीं, फिर तो वह तीन बचे तो क्या आ जाएगा, sp2। लेकिन अगर मैं इसका केस लूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, क्या, पिरिडीन, ये पिरिडीन ले लो, या फिर दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH अगेन CH डबल बॉन्ड NH, दोनों सेम टाइप के केस है। अब देखो, हमें पता है जब भी डबल बॉन्ड होता है, अच्छा सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या बनता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, नाइट्रोजन का केस, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड रहता है तो क्या बनता है मेरे पास, sp2 बनता है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाओ, ये कितना आएगा, sp3। यहाँ पर क्या करा मैंने, sp3 किसका, नाइट्रोजन का केस ले रही हूँ अगर सिंगल बॉन्ड होता है। अगर यहीं पे क्या होगा मेरा, डबल बॉन्ड होगा तो क्या आएगा, sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो क्या बनता है, हाइब्रिडाइजेशन sp। इतना तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता होगा, आपने 11th-12th में भी इतना तो पढ़ा होगा, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp, हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये क्या आ रहे हैं, sp2 तो रहेंगे ही, ये भी क्या रहेगा, ये भी रहेगा sp2। इनका हाइब्रिडाइजेशन आप क्या बोलोगे, sp2। अभी हमने डिस्कस ही नहीं करा है कि ये लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड हम दोनों के हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे, sp2। बस यहाँ डिफरेंस ये आएगा कि आपको ये बताना रहेगा कि ये लोकलाइज sp2 इलेक्ट्रॉन है या फिर डीलोकलाइज sp2 इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन इनके ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो ऑर्बिटल डायग्राम आपको पता है, नॉर्मल ऐसे बन गया ये अपना, किसका, ग्राउंड स्टेट का तो मेरा ऐसे ही बनता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये मैंने करा यहाँ पर नॉर्मल नाइट्रोजन का बना दिया ऑर्बिटल डायग्राम, किसका, ग्राउंड स्टेट का। अब sp2 हाइब्रिडाइज में क्या होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली इनकी जो मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग कुछ इस तरह से होती है कि जब हम इनको मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पे ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पर इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है इनके पास कि ये क्या कराए, चूंकि sp2 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो बॉन्ड बनाएंगे उनसे इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं निकलेगी कि वो क्या करे, यहाँ से यहाँ ये वाला ट्रांसफ़र नहीं होता है। सिंपल क्या होता है, चूंकि यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन sp2 हो गया, जैसे जैसे किसी में s कैरेक्टर बढ़ता है, s कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ sp3, sp2 और sp, इन तीनों में सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर किसका है, तो देखा जाए तो s कैरेक्टर sp में ज़्यादा है। कैसे समझेंगे, उल्टा समझो, जिसमें p कैरेक्टर ज़्यादा आएगा तो उसमें s कैरेक्टर कम होगा। यहाँ पे 3 है p कैरेक्टर, यहाँ 2, यहाँ 1 p कैरेक्टर है, तो यहाँ 1 p कैरेक्टर कम p कैरेक्टर, इसलिए s कैरेक्टर ज्यादा है। s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये वाले जो ऑर्बिटल्स है इनके तीनों की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होगी, कंपैरेबल हो जाएगी, लेकिन एक p ऑर्बिटल की एनर्जी कंपैरेबल नहीं होगी और वो क्या करेगा, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये कुछ हमारा फिर ऐसा बन जाएगा, ओके। तो अब की बार क्या हो गया, ये बन गया मेरा क्या, sp2, और ये क्या बन गया, p ऑर्बिटल। क्लियर है यहाँ तक। हर बार मेरा क्या हो रहा था, sp2 में जो बन रहा था उसमें क्या हो रहा था, लोन पेयर नहीं आ रहा था, सिंगल सिंगल रहता था, और p में मेरा क्या आता था, लोन पेयर आता था। अब जब वो p में इंडिविजुअल मेरा लोन पेयर प्रेजेंट होता था तो वो क्या करता था, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता था। लेकिन अब कंडीशन कैसी आ गई है, अब मेरी कंडीशन ऐसी आ गई है कि अब की बार अब अगर मैं नाइट्रोजन का ये वाला फिगर बनाती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, सपोज इसका लिया, तो इसका अब ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा आपके सामने, ये देखो, ये बनाया मैंने, ये बनाया। अब क्या होगा, यहाँ एक लोन पेयर इधर आएगा, यहाँ H के साथ बॉन्ड, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और यहाँ पर तो जो वो एक एक रहते हैं वही रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, यहाँ पर किसी तरह का कोई रेजोनेंस, ये वाले रेजोनेंस तो अभी भी हो रहा है डेफिनेटली, ये अभी भी रेजोनेंस करेंगे, ये बॉन्ड इधर चले जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चले आएगा, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लोन, ये सिंगल वाला तो पार्टिसिपेट कर लेगा,
ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिक आपको सिर्फ लोन पेयर का पूछा जाए कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर के वो लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड, तो आप क्या बोलोगे, ये मेरे क्या है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहाँ पर समझ में आया। तो अब अगर मैं एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर आपको, ये पिरिडीन का, ये पिरिडीन का है, आपसे पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन तो क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ये लोन पेयर क्या आएंगे, ये लोन पेयर आएंगे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना क्लियर है। क्या होगा यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन चूंकि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो डबल बॉन्ड के साथ अटैच होने के कारण ये नाइट्रोजन तो क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ही होंगे। लेकिन ये लोन पेयर जो रहेंगे, ये लोन पेयर क्या होंगे, बेसिकली आपके लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ओके, तो अब मुझे बताइए, अगर मैं फिर से आपसे क्या पूछूं, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछूं, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पर हम देखते हैं, मैं क्वेश्चन देती हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर देखेंगे तो मैंने पहला आपको दिया क्या, NH2 इस पे लोन पेयर है और ये बनाया। दूसरा मैंने आपको B वाला क्या दिया, मैंने B आपको दे दिया क्या, यहाँ से ठीक है, ये ले लेते हैं। C मैंने आपको क्या दिया, C मैंने आपको दे दिया कुछ ठीक है, इसको रहने देते हैं। ये हो गया मेरा NH2 के साथ, अच्छा ओके। C हम ले लेते हैं नॉर्मल हमारा पिरिडीन। ठीक है, अब हमको क्लियरली पता है कि मेरे ये वाले इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं मेरे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, ये वाले कैसे आएंगे इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मेरे कैसे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और ये वाले इलेक्ट्रॉन अगेन कैसे आ रहे हैं, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, ये वाले इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई, हमको पहले से ही पता है कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, जबकि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ओके, तो मैं यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालती हूँ फिर, कि मेरा सबसे पीछे तो यही वाला आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। जब मैं ऑर्डर अरेंज करूँगी, मुझे पता है NH2 यहाँ पर ये क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 प्लस इलेक्ट्रॉन कैसे है, इसके इलेक्ट्रॉन है इसके डीलोकलाइज्ड। ओके, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्लस sp3 है, तो ये सबसे पीछे आएगा। इसके बाद अगर मैं देखती हूँ, ये आपने क्या लगाया, पिरिडीन लगाया। पिरिडीन चूंकि यहाँ पे इन दोनों में अभी हमको कंपेयर करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 प्लस ये कैसे आएगा हमारे पास, ये आएगा लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। एंड तीसरा है हमारे पास क्या, तीसरा है नॉर्मल नाइट्रोजन, इस पे H लगा है। ये एक तो क्या है, sp3 भी है, और ये साथ में क्या है इसके अंदर, ये है हमारे पास लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपको बताना है इसमें कि sp3 प्लस डीलोकलाइज्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा या फिर sp2 प्लस लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बेसिक होगा, या तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पर मैं ये तीनों आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि इनके ऑर्डर क्या होंगे। ABC का ऑर्डर बताना है, किसमें, बेसिक स्ट्रेंथ में आपको बताना होगा कि बेसिक स्ट्रेंथ में इनका ऑर्डर क्या होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में तो ऐसा कोई केस आएगा नहीं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो गया तो थर्ड वाला बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए हमको ये वाला केस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर मिलते हैं, ऑक्सीजन के साथ डिस्कस करने की नीड नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो तो केस कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो ये केस हम सिर्फ नाइट्रोजन के लिए पढ़ेंगे और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर
चुकी हूँ। आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि sp3 सबसे ज़्यादा, अच्छा मैं यहाँ पर ये भी बता देती हूँ, ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा बेसिक मेरा कौन आएगा, C आएगा। अब आपको बताना है कि C के बाद A आएगा कि C के बाद B आएगा। इन तीनों का ऑर्डर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे, और इससे पता चलेगा कि समझ। इसमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और लगाना पड़ेगा, तो आप मुझे बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मेरा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के सारे जो सब ब्रॉड हमने डिस्कस किए थे पार्ट, नेगेटिव चार्ज पाई रेजोनेंस देखेंगे, वेकेंट ऑर्बिटल पाई रेजोनेंस देखेंगे, पी और पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस एंड फ्री रेडिकल पाई रेजोनेंस, एंड एट लास्ट हम ड्रॉ करना सीखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड वहीं पे आपको आपका आंसर मिलेगा दैट व्हाई फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक। ओके, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे लेक्चर एंड करती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करूँ। ओके, थैंक यू सो मच।